वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम गति के नियम, बल यानी कि फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। इसके पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने यूनिट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आती हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको जरूर देखिए। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे ही शॉर्ट में आपका रिवीजन होता रहेगा। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन कंप्लीट बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच, उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है, जिसमें हमने पॉलिटी, बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री और यहाँ पर इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है और आगे की क्लास यहाँ पर चल रही हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनको कहा जाता है, क्योंकि गति के नियम जो हैं ये न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। न्यूटन की एक बुक है, यहाँ पर इसका नाम है प्रिंसिपिया, और ये बुक जो है 1687 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर इन्होंने न्यूटन्स जो गति के नियम हैं ये प्रकाशित किए थे, और इन्हीं नियम को जो है लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। और ये 3 होते हैं, 3 यहाँ पर इन्होंने नियम दिए थे। पहला नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हो जाएगा हमारा जड़त्व का नियम, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसमें क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए बल अनिवार्य होता है। आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी चीज़ स्थिर है, अगर उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हमको उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बल उसमें लगाना पड़ेगा, तब वो दूसरे स्थान पर पहुंचेगी। तो यही हमारा पहला जो न्यूटन का नियम है, यही कहता है किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए बल अनिवार्य होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, और घोड़े वाहन के अचानक चलने पर यात्री का पीछे झुकना, और टंगे हुए कम्बल तौलिए पर डंडा मारने पर धूल निकल जाती है। तो यहाँ पर उसमें जैसे कि आप लोग तौलिया में अगर डंडा मारा जाए तो क्या होगा, तौलिया तो आगे चली जाएगी, लेकिन उसके जो कण होंगे वो वहीं पर रहते हैं, वो फिर क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, तो वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा अचानक बस चल देती है, तो बस तो चल देती है, लेकिन उसमें जब हम खड़े होते हैं तो हम तो उसी पॉइंट पे हैं, तो क्या होता है कि अचानक से हम आगे को, जहाँ पर ब्रेक लगता है तो आगे जाते हैं, और अगर अचानक चल देती है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, संवेग का नियम इसको कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, फोर्स आप लोग जानते हैं, F इजुकल टू एम ए। यहाँ पर m क्या है, मास है, और a हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन, और F क्या है, फोर्स है। तो ये आप जानते हैं। इसमें क्या है, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमारा दूसरा नियम कहता है कि फोर्स जो है ये बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्रिकेट में कैच लेते समय फील्डर अपने हाथों को बाल की दिशा में पीछे ले जाता है, जिससे कि यहाँ पर चोट कम लगे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कैच लेते हैं तो जब कैच लेते हैं तो अपने हाथों को धीमे से थोड़ा सा पीछे करते हैं, जिससे कि आसानी से कैच ले ली जाए। तो यही कहता है हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा हमारा एक्शन और रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, मतलब कोई भी अगर एक्शन हम करेंगे तो उसके अपोजिट में हमको रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि रॉकेट का प्रक्षेपण, आप लोग जानते होंगे जब रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है तो नीचे जब रॉकेट जब स्टार्ट होता है तो देखो आप नीचे बिल्कुल बहुत सा तेज़ से यहाँ पर उसको आग, जैसे आग लगता है, जैसे आग लग गई बहुत नीचे, तो वो फिर इग्निशन होता है, वो नीचे इग्निशन जाता है और वो उसको थ्रस्ट देता है, जिससे कि रॉकेट ऊपर जा सकता है। पृथ्वी पर चलना, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाव में उतरना, ये भी एक्शन रिएक्शन होगा। बंदूक चलाने पर हाथ पीछे की ओर जाना, जैसे बंदूक चलाई गई तो गोली तो आगे जाती है, उसका रिएक्शन भी पीछे को होता है, तो एकदम से झटका लगता है, तो ये इसका हो जाएगा। जैसे कि तैरने में भी यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, पीछे को हम फेंकते हैं और हम लोग आगे को जाते रहते हैं। कुछ यहाँ पर इन्होंने न्यूटन ने इक्वेशन दी हैं। इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर पहली जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, इनसे आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें। v इजुकल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इजुकल टू यू टी प्लस ½ AT²। तीसरी इक्वेशन है v² इजुकल टू यू² प्लस
2as। यहाँ पर हमारा v क्या है, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी है। u हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। a हमारा है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। t हमारा समय है और s हमारा है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यदि वस्तु विराम से शुरू हो रही है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर वो एकदम से शुरू हो जाती है तो प्रारंभिक वेग हमारा यहाँ पर u हमारा 0 हो जाएगा। अगर ब्रेक लगने पर कोई चीज़ रुक जाती है तो जो अंतिम वेग होगा यानी कि फाइनल वेलोसिटी v हमारी 0 हो जाएगी। आप लोग ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पर बल यानी कि फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो बल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बल यानी कि फोर्स किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक भौतिक राशि जो है उसको हम लोग बल कहते हैं। फार्मूला आप लोग जानते हैं, F = ma। m यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि मास है, a हमारा एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। और 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। ये भी एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछता है, तो आप लोग ये ध्यान रखें, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। अब यहाँ पर बल के कुछ प्रकार हैं, इनके बारे में देखते हैं। बल के प्रकार में पहला यहाँ पर प्रकार है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पिंडों यानी कि बॉडीज के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कोई दो बॉडीज हैं, उनके बीच में एक बल लगता है, उसको ही गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसको हम अब GF से डिनोट करने वाले हैं। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज़ के मास के गुणनफल के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। GF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2। दो बॉडीज़ हैं, इनका मास है m1 और m2, तो इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि समानुपाती है। यहाँ पर जितना अधिक द्रव्यमान होगा, मतलब कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना GF उतना ही अधिक होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। GF इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा दूरी हो जाएगा, इसके जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर पिंडों के मध्य दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। ये पॉइंट ध्यान रखें। अगर देखो मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। अगर दूरी जो है वो बढ़ जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम लगेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर इससे एक फार्मूला बनने वाला है, वो एग्जाम में पूछता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने समझा, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2, ये हमारे मास हो गए, और दूरी के यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। GF डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, पहले वाला समानुपाती है। तो इससे यहाँ पर क्या, हमने दोनों को एक में मिलाया तो यहाँ पर बना m1 × m2/r², ये हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का जो साइन लगा हुआ है, समानुपाती यहाँ पर जिसका साइन लगा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट लगाना होगा। कांस्टेंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा G, ये आप देख रहे होंगे। GF = G m1 × m2/r²। तो यहाँ पर G हमारा क्या है, नियतांक यानी कि स्थिरांक है, इसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 इसकी वैल्यू है। और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन × मीटर²/kg², इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आता है, फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये होता है हमारा Gme, अर्थ का यहाँ पर मास और एक बॉडी का मास अपन r²। ये हमारा फार्मूला जो है, इसको आप लोग ध्यान रखें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर क्या है, Fg यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है, यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा होगा लॉन्ग रेंज फोर्स, दीर्घ परासी बल होता है, इसलिए यह दुर्बल जो होता है, दुर्बल बल होता है, ये हमारा कमज़ोर बल होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आई, अगर मास बढ़ेगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने वाला है, अगर दूरी बढ़ेगी
तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जीएफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर है दूरी क्या है, दूरी दुगुना हो रही है, तो यहाँ पर दोगुना कर दिया हमने। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर G m1 m2 अपॉन 4r² हो जाएगा। तो ये 1/4 4 गुना यानी कि कम हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी बढ़ जाएगी 2 गुना तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर G, ये एग्जाम में बहुत आता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम लोग पृथ्वी का त्वरण भी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहा जाता है। फोर्स आप लोग जान गए क्या होता है, m × ma होता है। और यहाँ पर जैसे कि फोर्स लिखा हुआ है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, हमने यहाँ पर g कर दिया। और a हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, तो a के स्थान पर हमने g को यहाँ पर लिख दिया। फिर से बताते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर f हमारा फार्मूला है फोर्स का, F = ma, तो यहाँ पर g लिख दिया हमने इसके साइड में, और ये हमारा m है, और a के स्थान पर हमने g लिखा, क्योंकि ये हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो हमने एक्सीलरेशन के स्थान पर g लिख दिया है। तो हमारा फार्मूला यहाँ पर बनने वाला है Fg, तो आपको पता है पहले से, Gme यानी कि अर्थ का मास, और m/r²। तो यहाँ पर mg यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद फार्मूला जो है वो बनने वाला है हमारा ये हमारा फार्मूला यहाँ पर बनने वाला है। तो m से यहाँ पर m कट जाएगा, ये यहाँ से कट गया। इसके बाद Gme/r² जो है ये हमारा फार्मूला बन के आया। स्मॉल g बराबर g कैपिटल G me/r²। me यहाँ पर अर्थ का मास है, ये यहाँ पर e अर्थ के लिए डिनोट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल g की, तो स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। और इसको हम लोग कहीं कहीं पर 10 मीटर/सेकंड² भी यूज़ कर लेते हैं। me यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी कि पृथ्वी का मास है, तो आप लोग ये ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन है, g का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग फार्मूला देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है हमारा फार्मूला। तो इससे क्वेश्चन है, g का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, मध्य दूरी पर, और वस्तु के द्रव्यमान पर। तो यहाँ पर द्रव्यमान पर भी कर रहा है पृथ्वी के, और दूरी पर भी कर रहा है। वस्तु के द्रव्यमान पर यहाँ पर नहीं करता है, क्योंकि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो तो यहाँ पर पहले ही हट चुका है। तो ये दूरी पर करेगा और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करने वाला है स्मॉल g। नेक्स्ट है, g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये आप लोग ध्यान रखें। निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान वेग के साथ जमीन पर गिरेंगी। मान लो यहाँ पर वैक्यूम है यानी कि निर्वात है, इसमें अगर कोई भी वस्तुएं, चाहे फिर आप एक पहाड़ ले लें, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लें, अगर दोनों को एक साथ छोड़ा जाएगा तो दोनों ही एक साथ जमीन पर आने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर जो वेग क्या होगा, ये समान हो जाएगा, एक समान वेग से जमीन पर गिरने वाली है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जी यानी कि ग्रेविटी लगने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जी का मान के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। इससे कुछ 3 स्थिति जो है उत्पन्न होती हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें। देखो यहाँ पर पहली स्थिति क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान यहाँ पर 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो जी है, देखो पृथ्वी के जो केंद्र है इस पर जी का मान 0 होगा। यहाँ पर एक फार्मूला जो लिखा हुआ है G = Gme/r²। तो यहाँ पर जो है, जो कैपिटल G है और me, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमारा फार्मूला निकल आएगा G = 1/r², क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये दूरी के। नेक्स्ट है, तो इसी से हमारा एक सिस्टम भी बनने वाला है। स्थिति 2 क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाने पर या गहराई में जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊंचाई में जाएंगे और नीचे आएंगे, जैसे ये यहाँ पर हमारा पृथ्वी की सतह हो गई, इसके अगर हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे, तो जब नीचे जाएंगे तो भी जी जो है केंद्र पर यहाँ पर क्या होगा, 0 होने वाला है। और अंतरिक्ष में जैसे अगर ऊपर जाएंगे तो भी हमारा जी क्या है, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर मैक्सिमम रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो है ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, दूरी कम होगी। तो जो दूरी कम होगी, अगर दूरी कम होगी तो जी हमारा क्या होगा, बढ़ने वाला है। अगर और दूरी अगर बढ़ेगी, अगर दूरी देखो ऊपर बढ़ रही है तो हमारा जी क्या होगा, ये कम हो जाएगा।
और नीचे भी अगर जाएंगे हम लोग, तो नीचे अगर जाएंगे तो नीचे क्या होगा, जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, तो हमारा जी यहाँ पर भी कम लगने वाला है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, क्योंकि सतह से दूरी बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अगर दूरी बढ़ेगी सतह से तो जी का मान क्या है, कम हो जाएगा। यही यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है तीसरी स्थिति, क्या कहती है, स्थिति 3 है यहाँ पर, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जी का मान कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार नहीं है बल्कि जियोड यानी कि अंडाकार है, जहाँ पर भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होगा, इसलिए जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि आप लोग, जैसे कि ये पृथ्वी हमारी हो गई टोटल, और यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये ज़्यादा दूरी है, और पोल की तरफ क्या है, दूरी कम है। तो अगर देखो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा है तो जी का मान क्या है, कम लगने वाला है। और अगर पोल पे हम जाएंगे तो दूरी कम हो जाती है, तो पोल पे जब जाएंगे तो दूरी कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा लगने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य रेखा पर आर का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होगा, इसलिए जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा। अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा जी जो है यानी कि ग्रेविटी जो है वो बढ़ने वाला है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है कि आर ई, यहाँ पर जो रेडियस है अर्थ की, और यहाँ पर पोल की तरफ जो रेडियस है ये ज़्यादा है, अर्थ वाली यहाँ पर ये ज़्यादा है रेडियस, तो यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, तो यहाँ पर जी जो है वो कम लगेगा। और पोल की तरफ यहाँ पर जो यहाँ पर दूरी है वो कम है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा लगने वाली है। यहाँ पर क्या यहाँ पर लिखा हुआ है जी ई, यानी कि पोल पर जो है वो ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी, इसको कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्या है, न्यूनतम वेग है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकी जाती है उसको इतनी स्पीड से यहाँ पर फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का, तो ये हमारा हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, तो ये हमारा होगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर चंद्रमा का पलायन वेग हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर जो चंद्रमा का जो ग्रेविटी है ये यहाँ पर मून हो गया, और ये हमारी अर्थ हो गई, ये होता है 1/6। आप लोग इसको ध्यान रखें, क्योंकि चांद पर द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम होता है, मतलब कि चांद का जो मास है ये कम होता है, और इसलिए यहाँ पर जो है ये 1/6 होता है पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी का मास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या है, देखो दो स्थितियाँ यहाँ पर भी हैं। पहली स्थिति क्या है, असमान बल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और दूसरा मैग्नेट एक और है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जोड़ेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि अट्रैक्शन होगा, और ये आकर्षण बल होता है। दूसरी स्थिति क्या है, समान ध्रुव, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है, और ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल। अगर समान ध्रुवों को अगर जोड़ने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और दूरी जो है, जो ये दोनों मैग्नेट हैं ये दूर चले जाएंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे, अगर नॉर्थ और नॉर्थ को जोड़ेंगे तो भी अलग जाएंगे, अगर साउथ और साउथ को जोड़ेंगे तो अलग जाएंगे, अगर अपोजिट जो फोर्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ अगर जोड़ेंगे मैग्नेट दो अलग अलग को, तो वो एक में चिपकने वाले हैं। नेक्स्ट है चुंबक को पीटने, गिराने, गर्म करने पर चुंबकत्व जो है ये कम हो जाता है, मैग्नेटिज्म जो है ये कम होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि एक मैग्नेट होता है, यहाँ पर ये और भी चीज़ें जो हैं ये कनेक्ट करता रहता है। तो ये साउथ से नॉर्थ की, चलब यहाँ पर जो चुंबकीय रेखा, चुंबकीय बल रेखा जो ये नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर भी क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही नीचे चल रहा है, तो ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। पहला पॉइंट है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। दूसरा पॉइंट है चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं।
तीसरा पॉइंट है दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं टकराती हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। कृत्रिम चुंबक में यहाँ पर क्या होता है, किन वस्तुओं का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर अलनीको। तो आप लोग ये ध्यान रखें, कृत्रिम चुंबक में अलनीको का यूज़ करते हैं। अलनीको ये तो समझाने के लिए है, जैसे कि अल फॉर एल्युमिनियम हो जाएगा हमारा, नी फॉर निकिल हो जाएगा, को से यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा। तो हमारा जो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल चुंबक बनाया जाता है मैग्नेट, उसमें हम लोग एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार की ट्रेनें हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैग्नेट का यूज़ ट्रेन के जो पटरियाँ होती हैं इनमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखो, एक ट्रेन भारत में क्या होता है, भारत में जो ट्रेनें हैं आप लोग जानते होंगे, ये हमारी हो गई जैसे पटरी, तो इसके ऊपर ये हमारी ट्रेन है चल रही है, और ये ऊपर ये बिजली के तार से कनेक्ट है। ये इसके पहिए हो गए, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर भारत में स्थिति क्या है, ऐसे चलती ट्रेनें हैं। अब मैग्नेट के साथ में ट्रेनें बनाई जा रही हैं, तो उसमें क्या किया गया है, तो इसमें भी जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया गया है। जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, ट्रेन की पटरी है, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नेट डाला है, और ये साउथ पोल यहाँ पर जैसे है, और ऊपर एक ट्रेन चल रही है, नीचे पटरी है, ऊपर ये ट्रेन है। तो यहाँ पर क्या, इस जो ट्रेन है इसमें जो नीचे की सतह है, पहियाएँ जो यहाँ पर पहिया जो हैं, इसकी सतह में भी साउथ पोल लगा दिया। तो ये क्या करेगी, साउथ पोल तो एक में चिपक सकते नहीं हैं, तो ये उसी के ऊपर फिसलेगी, तो ये फिसलती रहेगी ट्रेन, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये जापान में विकसित की गई हैं। इसको कहते हैं मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन इसको कहा जाता है, ऐसी ट्रेनों को मैग्लेव ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर मैग्नेट से आप लोग समझ पा रहे हो, मैग्लेव ट्रेन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत बल, यानी कि स्थिर विद्युत बल और कूलाम बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। स्थित विद्युत बल इसको कहते हैं, इसको कूलाम बल भी कहते हैं। यहाँ पर Q हमारा एक चार्ज हो जाएगा, दो यहाँ पर चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में जो बल लग रहा है, यानी कि इसकी रेडियस यहाँ पर है, इसमें जो बल लग रहा है इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका आप लोग ये जानते होंगे M1 और M2, और यहाँ पर इसकी रेडियस है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, ग्रेविटेशनल जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। आप लोग इसका फार्मूला पहले देख चुके हैं, G = M1 M2 अपन R²। इसी से ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है F = यहाँ पर K हमारा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक है, और ये हमारा हो जाएगा फार्मूला Q1 Q2 अपन R²। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो एक बार फार्मूला समझ लिए, ऐसे ही आगे फार्मूले बहुत से बनने वाले हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर एक यहाँ पर नाभिक बना हुआ है, परमाणु है, इसमें क्या है, नाभिकीय बल लग रहा है। नाभिक के अंदर लगने वाले बल को यहाँ पर नाभिकीय बल कहा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा नाभिकीय बल लग रहा है, क्योंकि कहाँ पर लग रहा है, नाभिक के अंदर बल लग रहा है। दो परमाणु जैसे कि ये प्रोटॉन हो गए, आपस में इन पर बल लग रहा है, ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, इनमें भी बल लग रहा है। और यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में आप लोग जानते होंगे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, आप लोग ये जानते हैं। यहाँ पर स्थिर विद्युत बल जो है वो लग रहा है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल को यहाँ पर स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और यहाँ पर Q1 हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और Q2 हो जाएगा प्रोटॉन, जैसे इनके बीच में मध्य बल लग रहा है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल को यहाँ पर स्थिर विद्युत बल कहते हैं। दूरी क्या होती है, यहाँ पर दूरी और रेंज कम होती है, तो यहाँ पर मजबूत बल यानी कि स्ट्रांग फोर्स ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्थिर विद्युत बल है ये क्या है, स्ट्रांग फोर्स होता है, और ये हमारा नाभिक है, और इनके बीच में क्या है, दूरी कम है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रांग फोर्स लगता है। नेक्स्ट है नाभिक बल, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, नाभिक के अंदर लगने वाले बल को यहाँ पर नाभिक बल कहते हैं। नेक्स्ट है चूंकि यहाँ पर नाभिकीय बल में परास यानी कि रेंज दूरी क्या है, न्यूनतम होगी, इसलिए नाभिक बल सबसे स्ट्रांग होगा। नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दूरी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ये जो है सिस्टम निकल के आया है, इनका क्रम है, कौन सा बल सबसे स्ट्रांग है और सबसे जो कमज़ोर है उनका यहाँ पर क्रम एग्जाम में बहुत पूछता है। नाभिकीय बल क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। स्थिर विद्युत बल उसके बाद नंबर आता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर है।
तो ये आप लोग समझे होंगे, ये इतना जो पहले जो बल समझा है इसका मेन क्रक्स यहीं पे है कि नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद विद्युत स्थिर विद्युत बल का आता है नंबर, और फिर गुरुत्वाकर्षण बल ये कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर और इसका अगर दूरी का क्रम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमको दूरी का क्रम पता चल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।